हाय गाइस, वेलकम टू लर्निंग इंग्लिश डिकोडेड। आज हम सीखेंगे नाउन में केस के बारे में, संज्ञा में कारक के बारे में। ये क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले तो हमने संज्ञा में जेंडर भी सीख लिया, मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाना सीख लिया, हमने नंबर सीखा, एक वचन से बहुवचन कैसे बनाते हैं, सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं। अब कारक सीखना क्यों ज़रूरी है। कारक वैसे तो इंग्लिश लैंग्वेज में बोला जाता है कि 3 तरह के होते हैं। दीज आर योर नॉमिनेटिव केस, योर ऑब्जेक्टिव केस एंड पोजेसिव केस। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। अगर आप देखेंगे जो मैंने वर्ड्स लिखे हैं गर्ल्स और यहाँ पे गर्ल्स, आप देख रहे हैं बोलने में दोनों गर्ल्स और गर्ल्स ही आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एल के बाद अपोस्ट्रोफी एस है, यहाँ पे एस के बाद सिर्फ अपोस्ट्रोफी है। एंड सिमिलरली बॉयज़ में वाई के बाद अपोस्ट्रोफी एस है, यहाँ पर एस के बाद अपोस्ट्रोफी है। ये जो लॉजिक है, बोलने में इसकी कोई गलती नहीं होगी, बॉयज़ और बॉयज़ ही बोला जाएगा, लेकिन लिखने में ये बहुत बड़ी गलती है और बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है, आप मार्क्स लूज़ कर सकते हैं। ये लॉजिक और बाकी सारे केसेस आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट। जैसे हमने बचपन में सीखा था ना, एक हमें पोयम से सिखा देते थे जब हमें हिंदी व्याकरण सीखनी होती थी, तो कारक के लिए एक पोयम, कविता जो हम याद करते थे, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपदान से, अधिकरण में का के संबोधन है अरे। बस उसी पोयम को आज मैं आपको वीडियो के एंड में इंग्लिश में भी बताऊंगी, और वो जो आपकी लॉजिक थे, जो रूल थे, वो कारक के रूल थे, जिसे अंग्रेज़ी में केस कहा जाता है। अब उसके लिए हम सबसे पहले समझेंगे कि जो नाउन है उसके कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, राइट। संज्ञा के क्या फंक्शन होते हैं। संज्ञा के 6 फंक्शन होते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, दूसरा ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, तीसरा पोजेसिंग द नाउन, चौथा कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, और पांचवा केस इन एपोजिशन, और छठा होता है नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। ये 6 फंक्शन अगर आप समझ जाएंगे तो आपको कभी भी किस टाइप का केस है, यानी कि कौन सा कारक है पर्टिकुलर सेंटेंस में, वो ढूंढने में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड दूसरा, अगर आप ये जान जाएंगे तो आपकी जो स्पीकिंग स्किल्स हैं उसमें भी ये बहुत बेनिफिट करेगा। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जाम्पल दिखाया था ना, बिल्कुल वैसे ही। लेट्स स्टार्ट विद द फंक्शंस, और जो भी हमारे रूल्स हैं, लॉजिक है, वो एक एक करके फ्लो में समझेंगे। रटने नहीं है, लॉजिक समझना है, ठीक है। सबसे पहले जो हमने फंक्शन किया वो था सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखा है, हिंदी में इसे क्रिया का कर्ता कहते हैं। सब्जेक्ट आपका क्या है, सब्जेक्ट होता है हिंदी में कर्ता। वर्ब, जब हमने इंट्रोडक्शन किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच का, हमने थोड़ा थोड़ा कवर किया था सभी को। वर्ब क्या होता है, वर्ब होती है आपकी क्रिया। जो सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है वो हमेशा आपका कर्ता कारक में होता है, जिसे इंग्लिश में नॉमिनेटिव केस कहा जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, राहुल प्लॉज द फील्ड। ठीक है, कि राहुल जो है वो खेतों में काम करता है, जो हल जोतना होता है उसे प्लोइंग ऑफ द फील्ड कहते हैं, जिसे मैंने यहाँ पे राहुल प्लोज द फील्ड करके लिखा है। इसको आप कुछ भी बना सकते हैं, राहुल की जगह अपना नाम लिख दीजिए और आप जो भी काम करते हैं वो कर दीजिए। मान लीजिए आपका नाम है रोहन, रोहन ड्राइव्स द बाइक, आप बाईसाइकिल चलाते हैं। या फिर आप हर्षिता हैं और आप घर में काम कर रही हैं, लेट्स से हर्षिता कुक्स द फूड। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें जो सब्जेक्ट है उसको आइडेंटिफाई करना है। वो कैसे करेंगे आप, उसके लिए आप क्वेश्चन पूछेंगे। ये जो आपका सेंटेंस है इससे आपको सवाल पूछना है हु, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नहीं, WHO यानी कि क्वेश्चन। हिंदी में अगर मैं हु को ट्रांसलेट करूंगी या समझूंगी तो इसके 2 क्वेश्चन निकल के आएंगे। पहला आता है कौन, जैसे हम बोलेंगे ना हु इज देयर, कौन है वहाँ, तो एक हो गया कौन। दूसरा, मैं क्लास में आई और बच्चे बहुत शोर मचा रहे थे और किसी ने किसी की पिटाई कर दिया, किसी ने कुछ नीचे गिरा दिया, तो मैं क्या सवाल पूछूंगी, हु डिड दिस, हु डिड दिस, यानी कि ये किसने किया। तो इंग्लिश में हु एक ही है, हिंदी में अगर मुझे ये हु को पूछना है तो 2 सवाल से पूछते हैं,
कौन और किसने, ये दोनों इंग्लिश में हु होते हैं, ठीक है। अब मैंने ये लिखा राहुल प्लोज द फील्ड, या फिर मैंने कहा था रोहन ड्राइव्स द बाइक, या फिर हर्षिता कुक्स द फूड। तो ये तीनों जो सेंटेंस है इसमें काम कौन कर रहा है, चाहे वो प्लोइंग का हो, चाहे वो बाइक चलाने का हो, या फिर वो खाना बनाने का हो। तो जो भी आदमी ये काम कर रहा है, कौन कर रहा है, वो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो रोहन, राहुल और हर्षिता मेरे सब्जेक्ट हो गए। और वर्ब, क्रिया क्या होगी, प्लोज, ड्राइव्स, कुक्स, ये हमारी क्रिया हो गई। तो ये जो आपका केस है ना, ये हमेशा आपका नॉमिनेटिव केस यानी हिंदी में कर्ता कारक होगा। आई होप अब आप जब ये सवाल पूछेंगे तो आपको ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल नहीं होगा। अब हम सीखते हैं सेकंड फंक्शन जो होता है नाउन का, विच इज़ ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब क्या हुआ, वर्ब हमने सीखा क्रिया को कहते हैं, हिंदी में इसे बोलेंगे क्रिया के कर्म। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा सविता रोट अ लेटर, ठीक है, कि सविता ने एक पत्र, चिट्ठी लिखी, ठीक है। अब इस हिसाब से, इस लॉजिक से अगर हम सीखें तो अगर हम पूछेंगे कौन या किसने, तो क्या जवाब आएगा, सविता, है ना। तो सविता इस सेंटेंस में क्या काम कर रही है, सब्जेक्ट का काम कर रही है, राइट। क्रिया क्या हो रही है, काम क्या हो रहा है, यहाँ पे कौन सा कर्म हो रहा है, लिखने का हो रहा है। अब मुझे ऑब्जेक्ट ढूंढना है अगर इस पर्टिकुलर सेंटेंस में, तो मैं जो हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चन है, जो सेंटेंस है, उसमें दो सवाल पूछूंगी, क्या या किसको, ठीक है। इंग्लिश में होएगा, क्या का मतलब होता है व्हाट, और किसको यानी कि whom, ठीक है। तो अगर मैंने पूछा कि इस सेंटेंस में क्या लिखा गया है, क्योंकि क्रिया मेरी लिखना है ना, अगर यहाँ पे क्रिया लेट से कोई कपड़े धो रहा है तो मैं पूछूंगी क्या धोया गया, है ना। तो जो क्रिया है उससे आपने सवाल पूछा क्या, तो जवाब आया लेटर। सविता ने क्या लिखा, लिखा है ना, क्या, पत्र, चिट्ठी। तो ये जो है ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि हमेशा जो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि जिस पे सीधा जो कर्म का जो रिजल्ट है पड़ता है, या कर्म का जिस पे फ़र्क पड़ता है, असर पड़ता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा आपका ऑब्जेक्टिव केस में होता है, जिसे हम कर्म कारक कहते हैं। और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो होता है आपका डेटिव केस में, ठीक है। मान लीजिए हमने लिखा सविता रोट अ लेटर, या फिर हम लिख दें सविता गेव अ लेटर टू सुमित, ठीक है। फर्ज कर लीजिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए आपको एक एडिशनल चीज़ समझा रही हूँ कि सविता ने सुमित को एक लेटर दे दिया। अब यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है लेटर, और इनडायरेक्ट क्या है, सुमित। ये डायरेक्ट है और ये इनडायरेक्ट है। अगर मैं इस सेंटेंस को एक दूसरी तरीके से लिखूं, सविता गेव सुमित अ लेटर, आपका कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए मैं लिख देती हूँ सविता गेव सुमित अ लेटर। तो यहाँ पे कौन कर रहा था ये काम, लेटर देने का, सविता कर रही थी। तो सविता क्या हुई, सब्जेक्ट हो गई। क्या किया, व्हाट, लेटर दिया, किसको दिया, सुमित को दिया। तो जो लेटर है ये मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और सुमित जो है उसको दिया गया है, तो वो मेरा सेकेंड रोल में आया, तो वो मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो जो लेटर है, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है आपका, वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में, और इनडायरेक्ट हमेशा आपका डेटिव केस में होगा। आई होप आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है, अगर है तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखना। बहुत सरल है, बहुत सिंपल है। हमने नॉमिनेटिव केस किया, क्रिया का कर्ता, हमने ऑब्जेक्टिव केस किया जिसमें क्रिया के कर्म, या फिर इसको कर्म कारक कहते हैं। इंग्लिश में हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। अब हम तीसरा सीखते हैं। आसानी के लिए अगर आप किसी सेंटेंस में क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट, और उसका जो जवाब आएगा वो होगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जब आप
उस स्टेटमेंट में, उसमें वाक्य में एक सवाल पूछेंगे whom, तो आपका जो आंसर आएगा वो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर से समझाती हूँ, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। हमने जैसे एक सेंटेंस लिखा, उस सेंटेंस में आपने पूछा व्हाट, तो उसका जो आपको रिप्लाई आया यानी कि क्या, क्या का जो आपको जवाब आया वो हुआ आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और आपने जब दूसरा सवाल पूछा whom यानी किसको, तो उसका जो जवाब आएगा वो होगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई थॉट तीसरे पे जाने से पहले आपको ये क्लियर मैं बता दूं।